हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि मेरे व्यूज़ का नंबर 1000 के आसपास हो चुका है और सब्सक्राइबर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की सेपरेट सीरीज चल रही है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में सॉल्यूशन का पार्ट चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आइसोमेरिज्म का पार्ट चल रहा है। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर दिया है, जिसका लास्ट लेक्चर आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड किया था। तो हम अब इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। आप लोगों से वो रिक्वेस्ट पुराने वाले तो है ही कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे अपलोडेड वीडियोस टाइमली मिलते रहें। एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो स्टार्ट करें आप उसको कंप्लीट देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो, और लास्ट में जब मैं उसको वाइंड अप करता हूँ तो मैं उस पूरे लेक्चर की आपको समरी प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज होने का कारण मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होना है, यानी कि जो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन के कारण अराइज होती है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप कहेंगे सर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि किसी मॉलिक्यूल में 3D स्पेस में एटम्स किस तरह से अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ एक छोटा सा डाउट आता है। जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। ये भी एक डाउट था कि सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस के कारण होती है और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंस के कारण होती है, तो इन दोनों को सेपरेट क्यों किया हुआ है? हम स्टीरियो की बात ही नहीं करें, हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। पर ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसा कि मैंने बोला कि किसी मॉलिक्यूल में एटम की 3D अरेंजमेंट को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन दो आइसोमर्स के बीच का कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्टेबल भी हो सकता है, मतलब इंटर कन्वर्टेबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है ए और मान लो दूसरा मॉलिक्यूल है बी। ए का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, बी का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर ए और बी और ए आपस में कन्वर्टेबल होंगे, यानी कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा हो रूम टेम्परेचर पर और बी लगातार ए में कन्वर्ट हो रहा हो, इस तरह से अगर दो कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो वो तो चले जाते हैं कन्फर्मेशनल के अंदर। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के या दो कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होते हैं, ए बी में कन्वर्ट नहीं होता, बी ए में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो चले जाते हैं किसके अंदर? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर। दोनों ही आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे। जैसे ए और बी, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। पी और क्यू, इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। अगर इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है और इन दोनों के भी डिफरेंट है, इसलिए ये किस में चले गए? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में चले गए। अब फर्क क्या है दोनों में? इनका ओरिएंटेशन इंटर कन्वर्टेबल होगा और इनका ओरिएंटेशन इंटर कन्वर्टेबल नहीं होगा। तो जो इंटर कन्वर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं मॉलिक्यूल्स वो आते हैं कन्फर्मेशनल में, और जो नॉन इंटर कन्वर्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो कहां आते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल में। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आप लोगों ने, जिन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है तो दो कंडीशन, या यूं कहूं दो एक्सट्रीम कंडीशन मिलती है। एक को बोलते हैं एक्लिप्स्ड, एक को बोलते हैं स्टैगर्ड। जो एक्लिप्स कंडीशन होती है वो ये होती है। एक्लिप्स कंडीशन ये होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल में, जैसे इथेन मॉलिक्यूल है तो इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, इसके जस्ट सामने ये हाइड्रोजन, इसके जस्ट सामने ये हाइड्रोजन, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्लिप्स्ड। और अगर इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट कर जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम स्टैगर्ड। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कंडीशन बोलते हैं। ये क्यों अराइज होती है? ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के कारण अराइज होती है। तो अगर रोटेशन के कारण अराइज होती है तो पहली बात तो इसका अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसका अलग कॉन्फ़िगरेशन है,
लेकिन क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के कारण रोटेट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो ये कन्वर्टेबल फॉर्म हुई, इसलिए इनको हम क्या नाम देंगे, कन्फॉर्मर्स बोलेंगे। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो कॉन्फ़िगरेशन में तो डिफरेंट हो लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहे, ए से बी बनता रहा, बी से ई बनता रहा, इसलिए इस आइसोमरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। और क्योंकि ये कन्फर्मेशन रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड के कारण होता है, इसलिए इनका दूसरा नाम रोटेशनल आइसोमरिज्म भी रखा हुआ है। अब मैं इसकी बात करता हूं, P और Q। P का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, Q का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन P Q में कन्वर्ट नहीं हो सकता, Q P में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस टाइप के दो कंपाउंड्स को जिनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट भी हो और वो एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं कर पाए, ऐसे आइसोमर्स को हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। तो जिनके कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशनल, और जिनके कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे में वेरिएबल करते हैं, चेंज होते रहते हैं, उनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से भी आपको बता सकता हूँ। आपके हाथ के दोनों ग्लव्स जो हैं, दोनों हाथों के अलग अलग ग्लव्स होते हैं, क्या एक ग्लव को मैं दूसरे हाथ में और इसके ग्लव को हम पहले हाथ में पहन सकते हैं क्या? नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें थंब अलग होगा, उसमें थंब अलग होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी कन्वर्टेबल नहीं है। हमारे लेफ्ट हैंड का जो ग्लव है, दस्ताना है, वो बिल्कुल अलग है, और राइट हैंड का जो दस्ताना है वो अलग है। इस तरह से जो बिल्कुल अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी हों और एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं कर पाए, उनको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म कब अराइज होगी? जब दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। इसका अलग है इससे, इसका अलग है इससे, लेकिन जो फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी वो होंगी कन्फर्मेशनल, और जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। ये चीज मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी था क्योंकि बेसिक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आगे स्टार्ट करूंगा जो भी, अब 3 या 4 लेक्चर में उसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग लगातार वीडियो की वेट करें कि कब जीआई का पहला वीडियो आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह से। तो आइए कंपैरिजन करते हैं, कन्फर्मेशनल की कंपैरिजन करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल से। पहली बात, कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट फिक्स्ड, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। कैन बी इजीली कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी कंटेंट होता है वो होता है 22 किलो कैलोरी पर मोल, और इनके रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 20 किलो कैलोरी से कम चाहिए होती है। तो रोटेशन आराम से हो जाएगा, रोटेशन आराम से हो जाएगा, तो कन्वर्जन भी आराम से हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेबल फॉर्म है। और फोर्थ, ए एंड बी आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स। इनको कन्फर्मेशनल भी कहते हैं, कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, और रोटामर्स भी कहते हैं। आइए इधर आइए कॉन्फ़िगरेशनल में। पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स होगा, इसका भी फिक्स है, इसका भी फिक्स है, ना ये इसमें बदलने वाला है ना ये इसमें बदलने वाला है। नॉन कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि अगर मैं सोचूं कि कन्वर्ट करवाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, मान लो बॉन्ड तोड़ के मैं कन्वर्ट भी कर दूं, तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल ही नहीं होती, इसलिए ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। P और Q डबल एरो को क्रॉस किया हुआ है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे। P and Q are configurational isomers as though these are not convertible. But last but not the least, fifth point, A and B slash P and Q both are included in stereoisomers. ये भी एक दूसरे के stereoisomers हैं और ये भी एक दूसरे की क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स हैं। इस तरह से हमारे को पहले तो ये क्लियर करना है कन्फर्मेशनल में और कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर होता है। आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या इनमें फर्क है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म की। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म को दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। एक आइसोमरिज्म होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आइए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आई थिंक इसके मुझे 3 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों के क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है बेटे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया के आइसोमरिज्म है। क्या है इनमें फर्क? पहली बात तो मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं ध्यान से सुनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइज
ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन मॉलिक्यूल। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो उनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी उनके बीच में रोटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोटेशन अगर अलाउ हो जाएगा तो किसमें चले जाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में चले जाएंगे। तो रोटेशन अलाउ ना होने से कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं उसकी मैं एक छोटी सी बात करने वाला हूं। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया C डबल बॉन्ड C A एंड B C एंड D, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया A B डबल बॉन्ड C, ऊपर D आ रहा है और नीचे C आ रहा है। इनको आप कैपिटल C और C मान लेना और जो साइड में लगे उनको आप स्मॉल मान लेना, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? अगर मैं कह दूं कि इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर इस बॉन्ड के अराउंड ऐसे मैं इसको घुमा नहीं सकता, तो आप मुझे बताइए ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कन्वर्ट नहीं हो सकते तो ये अलग मॉलिक्यूल माना जाएगा, ये अलग मॉलिक्यूल माना जाएगा। इन दोनों की एग्जिस्टेंस डिफरेंस होगी, इन दोनों की एग्जिस्टेंस होगी, ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। ना केवल एग्जिस्ट करेगा, ना केवल एग्जिस्ट करेगा, सेपरेटली भी एग्जिस्ट करेंगे। ये अलग एग्जिस्ट करेगा, ये अलग एग्जिस्ट करेगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है बच्चों, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण वो एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो पाए, ऐसे आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो जगह आपको देखने को मिलता है, एक तो डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं घूम सकता मॉलिक्यूल, और एक साइक्लिक रिंग के अराउंड भी मॉलिक्यूल नहीं घूम सकता। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको साइक्लिक रिंग वाला बता रहा हूं। सपोज मेरे पास एक रिंग है, सपोज मेरे पास एक रिंग है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसमें बता रहा हूं, एक तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में और एक साइक्लिक रिंग में। तो डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल मैंने आपको क्लियर किया अभी। अब मैं साइक्लिक रिंग वाली बात बता रहा हूं। बच्चों मान लीजिए मेरे पास साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ठीक है, तो वही कंडीशन यहां लिख रहा हूं, ए बी सी डी, और दूसरा मॉलिक्यूल ए बी और डी सी, ठीक है, डी सी। अब अगर इस बॉन्ड के अराउंड हाथ किया तो सिंगल बॉन्ड, पर क्योंकि रिंग है तो रिंग अगर है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड भी पॉसिबल रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो सोचो अगर ये रिंग घूम नहीं सकती तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। कई बच्चों को लगता है कि सर प्लेनर होती है रिंग तो इसको पलटा खिला दो, चलो खिला देते हैं। अगर मैं इसको पलट दूंगा तो ये वाला तो डी एफ सी आ जाएगा, पर एक दिक्कत ही हो जाएगी, ऊपर भी आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो बात तो वही है। तो मैं किसी भी तरह से घुमाकर इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो यहां भी वही पॉइंट आ गया, इन दोनों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस होगी, इन दोनों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस होगी पहली बात, और दूसरी बात ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि रोटेशन अलाउ ही नहीं है। इसलिए इन दोनों की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, अलग अलग आती हैं। इनको भी हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मैंडेटरी कंडीशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किन किन दो ग्रुप में मिलता है, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप में मिलता है और साइक्लिक रिंग वालों में मिलता है। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल्स करेंगे वहां इस बात को कंसीडर जरूर करेंगे कि या तो उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, या उस कंपाउंड में रिंग होगी, या कुछ और कंडीशंस भी होती है जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम किन एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं ना, डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल क्या क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की खूब डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं अगर, तो इसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इसके जो टाइप्स हैं जीआई की जो टाइप्स हैं। नंबर 1 मैं पढ़ाऊंगा आपको कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड C, ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। नंबर 2 कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है।
जब पढ़ेंगे तो हमारे को क्लियर होगा ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर। थर्ड एग्जांपल हम लेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स बच्चों, कंपाउंड्स कंटेनिंग क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स। मैं क्लियर कर दूं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड एक छोड़ के होता है, एक छोड़कर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और क्यूमुलेटिव के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो बच्चों साथ साथ होता है लगा हुआ है। देखिए तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये क्यूमुलेटिव सिस्टम है, लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड और राइट में भी डबल बॉन्ड। फिर हम बात करते हैं फोर्थ केस की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग C डबल बॉन्ड N। फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग N डबल बॉन्ड N। फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड रिंग एट कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन, साथ साथ लगे होंगे। फिर हम बात करेंगे 8 नंबर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेन्स। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड, रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ऐसी रिंग जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनके अंदर जीआई कैसे होती है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इन दोनों में क्लियर कर दूं इन दोनों को। इसमें रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं बेटे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एग्जांपल है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का, और इसमें जो डबल बॉन्ड होगा रिंग के अंदर ही होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और लास्ट 10वां केस, जगह नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूं, लास्ट केस आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफिनाइल सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफिनाइल सिस्टम, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो हम इतनी कैटेगरी में जीआई की स्टडी करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर्स में मैं इस पे और आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा सम अप कर दें, stereoisomerism arise due to difference in configuration. It is of two types, conformational, configurational. If two compounds having interconvertible configurations, they are known as conformational. And if they do not interconvertible into each other, the isomerism must be configurational. Conformational is called as rotational, और एक रोटेशनल भी इसका नाम है, और एक इसका एक और भी नाम है, उसको बोलते हैं हम कन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों राइज होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, जो कितने सिस्टम में मिलता है, दो सिस्टम में, डबल बॉन्ड वालों में और साइक्लिक रिंग वाले सिस्टम में। कितने टाइप के अंदर इसकी स्टडी करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डबल बॉन्ड वालों में, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वालों में, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड वालों में, साइक्लिक कंपाउंड्स में, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में, N डबल बॉन्ड N सिस्टम में, डबल बॉन्ड और रिंग जब साथ साथ लगे होंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, स्पाइरेन्स के अंदर जो साइक्लिक रिंग्स होती हैं उनमें रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक, और लास्ट में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटिव ट्राइफिनाइल सिस्टम में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग रोज मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ एवरेज, तो आप लोग इसके लगातार टच में रहिएगा, तो मैं आपकी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ ही फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दूंगा। और भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।